वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। देखो, हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंफॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग और इसके कुछ हमने पॉइंट्स देखे थे ना डेफिनेशन के रूप में। उसके बाद जो है आज फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिया गया। टोटल फीचर्स, टोटल आपके सामने जो है 12 फीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये 12 फीचर्स के हिसाब से हम देखेंगे वन बाय वन कि क्या दिया गया। अगर 12 फीचर्स की बात करें तो पहला जो है वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल स्टेटस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सेल, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबल शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, कैपिटल और गवर्नमेंट कंट्रोल। ये टोटल 12 पॉइंट्स है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिया गया है इन सभी में। पहला जो है वॉलेंटरी एसोसिएशन। आप देखो, वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है, वॉलेंटरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि अपने मर्जी से वो कोई भी काम अच्छे से अपना कर सके, उसको वॉलेंटरी कहेंगे। और एसोसिएशन मतलब बिजनेस। तो ये काम जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का है, तो उसको हम टोटली बोलेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने हिसाब से काम करता है, मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। भले ही मेंबर्स वहां पे कोई भी काम करे, सभी वॉलेंटरी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अपना काम करने के लिए। क्या बोलता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल, a person at his own wish can become and leave membership of the company subject to provisions of articles of association of the company। तो क्या बोलता है कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितने भी पर्सन आ रहे जा रहे वो सभी के लिए ओपन है, किसी के लिए रोक टोक नहीं दिया गया है। तो जो भी पर्सन है अगर वो मेंबरशिप को कैंसिल करना चाहता है या कंपनी को छोड़ना चाहता है तो वो अपने बिजनेस को छोड़ सकता है। लेकिन एक कानून लगा दिया गया है, कानून जो गवर्नमेंट की तरफ से है, और वो कानून बोलता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा है उस हिसाब से उसको एक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपने बिजनेस को छोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है कि ये बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, विदाउट रजिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर सकता। तो इसका रजिस्ट्रेशन किसमें होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो क्या बोलता है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का हिस्सा है, मतलब इसमें मल्टीपल पर्सन काम करते हैं, दैट नोन एज की इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और ये कंपनी जो रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी चलता है, और इसमें जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेटेड इज कंपलसरी। देखो, ये मेजर पॉइंट बता रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्ट्रेशन और अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड करना बहुत ही कंपलसरी, इसके बिना ये कंपनी बिल्कुल ही भी नहीं चल सकता है। An association obtain the status of joint stock company only after its registration under Companies Act। तो इसका जो स्टेटस है तभी जॉइंट स्टॉक कंपनी बन सकता है जब एक बार ये रजिस्टर्ड हुआ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, अब तीसरा लाइन बोलता है सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में तो उसके हिसाब से इसको जो भी स्टेटस मिलता है मार्केट के अंदर या पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो मिलता है सेपरेट लीगल स्टेटस का। अब क्या होता है सेपरेट लीगल स्टेटस, ये समझना कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो भी एक क्या है, कंपनी है। ऐसा कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में। अगर if company has registered under companies act 2013 then its member or its shareholders or joint stock company both are different। मतलब क्या बोला गया है कि अगर वो रजिस्टर्ड होता कंपनी एक्ट 2013 में तो कंपनी और जो कंपनी के मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स है दोनों ही बिजनेस में अलग होते हैं। शेयर होल्डर अलग है, बिजनेस अलग है। तो वही बात बोला गया है, दोनों अपने अपने अलग अलग राइट्स रखते हैं। तो क्या बोलता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट इज इट्स एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी एक्ट 2013 में एक बार ये रजिस्टर्ड हो गया तो इसको मान्यता मिल जाती है कि अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चला सके। इट एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर्स।
the member are the owner and liable in limited way for the act of their companies and are confer with rights and ड्यूटीज। तो क्या बोला गया है कि एक बार ये रजिस्टर हो गया तो यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो डिफरेंट कहलाएंगे, अलग कहलाएंगे। यहाँ पे दिया है डिफरेंट कहलाएंगे और वो डिफरेंट के हिसाब से जो मेंबर है वो ओनर कहलाएंगे, लेकिन लेकिन ये लोग लिमिटेड होंगे उस कंपनी में, क्योंकि पूरा अधिकार कंपनी का ये लोग नहीं रख सकते हैं और इनको जो है कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा पूरा का पूरा। उनके राइट्स और ड्यूटी जो है कानून प्रोवाइड करेगा, ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये लोग का मतलब जो डायरेक्टर है उन सभी की बात कर रहा हूँ। अगला देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो आर्टिफिशियल पर्सन होगा लेकिन ये कहलाएगा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने वाला कंपनी एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। देखो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। पहला लाइन ही बोलता है कि इसे जो बनाने वाला है वो है कौन, ये जो है कानून बनाया है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, बनाया हुआ इंसान। इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि जैसे एक इंसान होता है तो उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है मार्केट में, वो जो है कुछ लीगल एग्जिस्टेंस रखता है अपने लिए, वैसे ही बिजनेस अगर रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट 2013 में तो वो भी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस रखेगा अपने पर्सनालिटीज को लेकर, जो स्वतंत्र रहेगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज। इट एंजॉय सर्टेन लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन, मतलब पर्सन के हिसाब से ये कुछ राइट्स रहेंगे इसके कि ये भी एंजॉय कर सकता है उसे। एग्जांपल दिया है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, purchase and sell assets and properties, appointment persons as employees, but it cannot act as its own like a natural person as it is an artificial person। तो क्या बोला गया है कि एक इंसान की तरह ये भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कानून की मर्जी है, मतलब एनफोर्स, मतलब क्या है, एनफोर्स बाय लॉ। कानून ने एनफोर्स किया है इस एग्रीमेंट को। जब भी कोई भी एग्रीमेंट को कानून एनफोर्स करता है तो वो एग्रीमेंट ना बनकर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कानून वहां पे एनफोर्स नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है तो एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो वैसा एग्रीमेंट जिसको कानून एनफोर्स नहीं करता है वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं कहलाता है, वैलिड नहीं होता है। तो आप लोग समझना कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कोई भी परचेस और सेल कर सकता है असेट या प्रॉपर्टी को, किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय के तौर पर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन के जैसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन होगा, दैट्स इट। फिफ्थ जो दिया गया है परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होगा कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ठीक है, कंटिन्यू चलते रहेगा, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है, चाहे चाहे कितना भी वर्ष क्यों ना बीत जाए, तो ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा, कोई भी इसे स्टॉप नहीं कर सकता है। तो आप लोग समझना इसे, चाहे वो 100 साल हो, 200 साल हो, जब तक गवर्नमेंट या कानून, गवर्नमेंट तो तब बोलेगा जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कानून जब तक इसे बंद करने का आदेश नहीं देता है तब तक ये बिजनेस चलते रहेगा एंड चलते रहेगा एंड चलते रहेंगे। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस, समझना। A joint stock company has perpetual succession that is continuous existence। यहाँ पे बोल दिया आपको कि ये क्या है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, जब तक चाहे तब तक ये चलते रहेगा। Its existence is not affected by death, insolvency or retirement of any of its member, and a joint stock company enjoy very long stable life unless it is held by and following legal procedures। तो आप लोग समझना कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा बोलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है कंटिन्यूअस चलते रहेगा, इस पे अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे उसके मेंबर्स के साथ कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब चाहे उसका डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है
कंगाल होना, 1 रुपए भी जेब में ना होना, पूरा का पूरी तरह कंगाल हो चुका है, तो वैसा, या कोई भी मेंबर रिटायरमेंट ही क्यों ना हो जाए, तो यहाँ पे जो है कंपनी बंद नहीं होगा। सीधी बात है, कंपनी अपने आप चलते रहेगा जब तक कंपनी चलेगा, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से कोई भी रोक नहीं सकता। उस हिसाब से वेरी लॉन्ग पीरियड तक ये चलते रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ये कॉमन सेल के बारे में। आप समझना कॉमन सेल होता क्या है। देखो ये कॉमन सेल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर कंपनी का एकमात्र क्या बोलते हैं हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का सिग्नेचर भी बोल सकते हो आप इसको, यानी कि ये सिंपल जो है दिया गया है कंपनी सील, इसको हम बिजनेस का सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिग्नेचर भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कंपनी भले ही पर्सन हो, पर्सन है तो सिग्नेचर भी, और सिग्नेचर है तो देखो पर्सन भले ही है लेकिन वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अगर ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो एक इंसान की तरह या नेचुरल पर्सन की तरह ये साइन नहीं कर सकता है, सो इसका स्टैंप होता है, स्टैंप लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंपलसरी स्टैम्प के ऊपर कम से कम 2 डायरेक्टर का भी सिग्नेचर होना चाहिए। विदाउट 2 डायरेक्टर सिग्नेचर ऑन कंपनी सील देन इट इज नॉट वैलिड एट ऑल एज पर कंपनी एक्ट या कानून, ठीक है, लॉ क्या बोलता है। A joint stock company is an artificial person without physical existence like a natural person, hence it is not a position to sign its name। ठीक है, तो वही बात बता रहे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसलिए इंसान की तरह वो साइन नहीं कर सकता है, ठीक है। हाउएवर इट हैज द डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, तो इसके पास एक डिवाइस होता है या नॉर्मल कहे तो एक स्टैंप होता है, जो इसको हम बोलते हैं कंपनी का ये कॉमन सील है, यही सिग्नेचर है। देखो दिस कॉमन सील एक्ट एज इज सिग्नेचर, तो उसका जो है वो सिग्नेचर कहलाएगा। इट इज अफिक्स ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनीज, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जो होता है और जो भी कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी ये कॉमन सील लगाया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इसे आप याद रखना। यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट्स एज अ विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स। क्या बोल रहा है कि कम से कम 2 डायरेक्टर इसके ऊपर साइन करने चाहिए, और कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा उस सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर होना चाहिए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा और अपना काम करेगा। आगे बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि समझना, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब सिंपल है कि जो मेंबर है बिजनेस का और जो बिजनेस है दोनों अलग है। सेपरेट लीगल स्टेटस में यही पढ़ा था कि बोथ आर डिफरेंट। अब बोथ आर डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों का जो शेयर्स है वो भी डिफरेंट होंगे। दोनों का शेयर्स इन द सेंस की अगर बात करें, एक मेंबर है, अगर मेंबर बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट करके रखा है, समझना बिजनेस के अंदर जितना भी मेंबर इन्वेस्ट करके रखा है सिर्फ उतने तक ही वो सीमित रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक XYZ कंपनी बिजनेस है, ठीक है, ये कंपनी है। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो भी होंगे बिजनेस के, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स है, मान के चलो 2 लोग, 2 शेयर होल्डर्स है A और B, ये दोनों ने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया, और बी में जो है इसने भी मान के चलो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में। इसने 1 करोड़ और इसने 2 लाख, सॉरी 1 लाख और इसने 2 लाख, दोनों ने क्या किया अलग अलग इन्वेस्ट किया। मान के चलो जो XYZ बिजनेस था, इसका जो है कुछ लॉस आने लगा, और लगभग लॉस आते आते गवर्नमेंट ने बोल दिया, गवर्नमेंट बोला कि आप अपना बिजनेस को क्या करो, क्लोज कर दो, अपना बिजनेस बंद करो, क्योंकि आपका बार बार लॉस हो रहा है, देश का पैसा जा रहा है। इस हिसाब से अगर ये बिजनेस बंद होगा, और बंद होने के बाद मामले में मान के चलो कि इस बिजनेस के पास टोटल ओवरऑल लॉस जो है, ओवरऑल जो लॉस है वो हावी पड़ गया उसके असेट्स में, मतलब असेट्स उसका क्या है, कम है, असेट्स कम है और लायबिलिटी इसका ज्यादा हो गया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गया। अब लायबिलिटी बढ़ने के वजह से बिजनेस में जितने असेट्स थे इसको बेचा जाएगा, यानी कि सीधी सीधी बात है कि इसे हम सेल आउट कर देंगे, और यहाँ पे जो भी बैंक होगा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी वो सेल करेगा बिजनेस के असेट्स, और इस
सेलिंग से जो पैसा आएगा, जो भी कैश आएगा, ठीक है, जो भी कैश आएगा उसे चुकाया जाएगा इस लायबिलिटी को। और लायबिलिटी चुकाते चुकाते एंड में बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी तरह बिजनेस खत्म हो गया और एंड में मान के चलो फिर भी जो कर्जा था, जो लायबिलिटी था, वो अभी भी बचा हुआ है, तो इसको चुकाने के लिए क्या किया जाएगा? तो समझना सीधी बात है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर यही एक फायदा होता है कि अगर आपने जितना भी पैसा लिया है उधार या बाहर से, और अगर आप एंडिंग में लायबिलिटी बच जाता है, चुका नहीं पा रहे हो, तो आपको कोर्ट जो है इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है, बिजनेस को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। और इस बिजनेस में उस शेयर होल्डर, जो भी मेन शेयर होल्डर थे, उनको घर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है पैसा। अब बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए ये और 2 लाख रुपए बी ने, तो इनका 1 लाख और 2 लाख ये पैसा बिजनेस के अंदर था, बिजनेस का हिस्सा था, तो बिजनेस बंद हुआ तो 1 लाख रुपए भी डूबेगा, 2 लाख भी डूबेगा। लेकिन ए और बी ये दोनों अपने घर से पैसा नहीं ला सकते, घर से पैसा नहीं ला सकते हैं, इसका अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो यही फर्क होता है लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब कि इनको घर से पैसा लाना पड़ेगा, और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं, उतना ही पैसा डूबेगा जितना आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट था। तो वही बात बोल रहे हैं, देखो रीड करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली अनपेड अमाउंट टू ऑन हिज शेयर्स if any. Shareholder is not concerned with debtor and liability of the company. Personal property of the shareholder cannot be used for repayment of the debt. देखो सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और बात बोल रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इसमें जो है आप लोग समझ गए होंगे कि इनका पैसा उतना ही डूबेगा जितना बिजनेस में इन्वेस्ट था। अब इसके अंदर मैंने ना दो लोगों की बात कहा था, पहला जो था ए था और दूसरा जो था बी था। ए ने इन्वेस्ट करके रखा था 1 लाख रुपए, राइट, और बी ने जो है 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा था। अब मान के चलो बिजनेस जो है डूब गया। अब डूबने की वजह से जो ए था और बी था, 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करके रखा था, लेकिन 1 लाख में अभी तक 50,000 रुपए दिया था बिजनेस को, और इसने 1 लाख रुपए दे के रखा था बिजनेस को। मतलब 50,000 और 1 लाख इन्होंने दिया था, और 50,000 ए का बाकी था और 1 लाख इसका बी का बाकी था। लेकिन इनको पता चल गया बिजनेस डूब रहा है। अब डूब रहा है तो 50,000 भी उस बिजनेस को नहीं देगा, राइट ना। यही सोचेगा कि ए ये सोचेगा और बी भी यही सोचेगा कि अब बिजनेस तो डूब रहा है, मैं पैसा डालूंगा तो वो भी डूब जाएगा, वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कंपनी एक्ट कहता है कि तुमने वादा किया था कि 1 लाख दूंगा, आप इस वादे पे एग्रीमेंट बन गया था, और इसने वादा किया था तुमने 2 लाख रुपए दोगे, इसके हिसाब से एग्रीमेंट बन गया है। अब उस एग्रीमेंट के बेसिस पे 50,000 जो बाकी है उसे तुम्हें चुकाना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। और बी को जो है 1 लाख रुपए जो बाकी था वो पैसा तुमको देना पड़ेगा, उसके बिना तुम आजाद नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट कहता है लिमिटेड लायबिलिटी जितना हक बनता है उस बिजनेस का उतना तुमको देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज, यहाँ पे यही बात कहा था, आपको समझ में आ गया होगा, यही बात बोला था कि इट इज लिमिटेड। कहां तक लिमिट होगा? जहां तक आपने पैसा नहीं दिया है, समझ गए होंगे। अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जितना शेयर खरीदा अगर उसका बचा हुआ पैसा नहीं दिया तो पूरा पे करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी है और कंपनी एक्ट वो वसूल करेगी। क्लियर? इतना तो शेयर होल्डर के जो अनपेड वैल्यू होते हैं उतने तक तो इनको पे करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं। हाँ, घर से पैसा नहीं लाएंगे, जितना वादा किया तो उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो होप सो समझ में आ गया होगा, लिमिटेड लायबिलिटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो सभी में जितना भी अभी तक हमने देखा, चाहे वो जॉइंट स्टॉक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या पार्टनरशिप, उसके अंदर हमने सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट नहीं देखा था, क्योंकि ये दोनों एक ही होता है जो ओनर होता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में दोनों अलग होते हैं, ओनरशिप भी अलग होता है और मैनेजमेंट भी अलग होता है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या बोलता है। इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। Shareholders are the real owner of the company. However, they are unable to manage the day-to-day affair of the company because they are large in number, they are scattered, they keep changing because shares are transferable.
So they are elected the board of directors to look after the management of the company. All policy decisions are taken by the board of directors. तो क्या बोला गया है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो कहलाते हैं रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। लेकिन शेयर होल्डर डे टू डे मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होता है और ये लोग जो है डेली बिजनेस में आ नहीं सकते हैं। वो लोग जो है चेंज होते रहते हैं क्योंकि शेयर जो है ट्रांसफरेबल होता है। तो ये लोग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो कि एक समूह होता है। तो ये लोग इलेक्शन के तौर पर वोट देते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उस पूरे बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं, पॉलिसीज को बनाने का काम करते हैं, पॉलिसीज दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहला रहा है। अगला हम बात करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो यहाँ पे बोला गया शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में दो बातें याद रखना, पहला जो होगा प्राइवेट का और दूसरा होगा पब्लिक का। देखो प्राइवेट का होगा तो ट्रांसफर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वही पब्लिक का होगा तो ट्रांसफरेबल डिफिकल्ट नहीं होगा, एकदम इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो पब्लिक बिजनेस है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा और प्राइवेट होगा तो थोड़ा मुश्किल आएगी, इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। देखो द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पहले ही लाइन बोल दिया कि शेयर जो होता है कंपनी का फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर। A shareholder can sell shares as when he desire. Membership comes to an end once the shares are sold. Shares of private company are not freely transferable. तो वही बात कह रहा है कि जो शेयर्स होता है पब्लिक को फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, जहां पे एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को जिसको चाहे उस हिसाब से उसको सेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहीं पे जैसे शेयर सेल हुआ वैसे उसका मेंबरशिप खत्म। लेकिन प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या दिया गया है। A joint stock company usually own a large number of persons. large number of person पहले लाइन में बोल रहा है। अब सेकंड क्या बोलता है प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। तो सीधे ही बात कह रहा है कि कम से कम 2 लोग होना चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए प्राइवेट बिजनेस को, और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। A public limited company must have minimum 7 members and there is no limit on the maximum number of members. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम बिजनेस को चालू करने के लिए 7 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल जो है एक तरीके का बिजनेस जब चालू करना रहता है तो उस समय जो भी पैसा डाला जाता है वो कैपिटल कहलाता है, पहला केस वो। दूसरा केस अगर बात करें तो कोई भी अगर शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है शेयर होल्डर के तौर पर, तो वो पैसा भी बिजनेस के लिए एज अ कैपिटल कहलाता है। तो देखो क्या बोलता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल। ह्यूज मतलब होता है ज्यादा, लार्ज, यानी कि इसको लार्ज कहेंगे, याद रखना। Due to large number of members, huge amount of capital can be collected by the company in the form of shares, debentures, bonds, public deposit, etc. It can also obtain loan from banks and financial institutions. तो क्या बोला गया है कि कैपिटल के बारे में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बहुत ज्यादा पैसे को अपना जो है रेज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अनलिमिटेड तक जा सकता है। हमने अभी पढ़ा ना कि यहाँ पे पब्लिक बिजनेस में कोई लिमिट नहीं, तो इसके जो शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड तक जा सकता है, जो शेयर्स के रूप में हो सकते हैं, डिबेंचर्स के रूप में हो सकते हैं, बॉन्ड्स के रूप में हो सकते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट के रूप में हो सकते हैं, या फिर ये लोग लोन भी ऑप्टेन करवा सकते हैं जो भी बैंक है इनके लिए, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो वहां से भी। ठीक है, लास्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट कंट्रोल देखो क्या बोलता है, A joint stock company has to work under government control and supervisions. Registration is compulsory for all the companies. A registered company must follow the rules and regulations given by company's law. A company has to file a copy of statement of profit and loss, balance sheet, and other financial statement with the registrar. It has no maintain proper book of record. It has to maintain proper books of record. This account must be ऑडिटेड। तो क्या बोल रहा है इतने लाइन में कि गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पे मस्ट हो जाता है। मस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा इस पे निगरानी रखे रहता है।
देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो बोला जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं निगरानी रखता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के गाइडेंस पर ये लोग निगरानी रखते हैं इस बिजनेसेस का। ओके, तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी इसलिए रखा जाता है, और इसको कैसे भी कुछ भी करके कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बिना ये इलीगल माना जाएगा और कंपनी लॉ के हिसाब से पेनल्टी भी डाला जा सकता है। तो यहाँ पे कंपनी को जो है कंपनी एक्ट के हिसाब से अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है वो स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट शेयर करना पड़ेगा, और अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे भी शेयर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये रजिस्टर्ड लिखा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये आरओसी होता कौन है? जैसे मैंने देखो बोला कि कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल तो बोला जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है। गवर्नमेंट के नाम पर या गवर्नमेंट के गाइडेंस के बेस पे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, और ये गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो कंपनी एक्ट 2013 को जो कंट्रोल करता है वो डिपार्टमेंट होता है, और उसी डिपार्टमेंट का नाम है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आप लोग समझना। उसके बाद क्या बोलता है? इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल If a company does not fulfill this statutory obligation, it is penalized. This control is essential to protect the financial interest of all small investors. तो क्या बोला गया कि ये कंपनी अगर इस चीज को फुलफिल नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी डाला जा सकता है। तो कंपनी लॉ के हिसाब से इनको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और इनको जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू स्मॉल इन्वेस्टर, मतलब ये नॉर्मल सा है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है जिन्होंने इस कंपनी पे भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट किया, तो उनको भी थोड़ा प्रोटेक्ट करे, ताकि ऐसे लोग जो है मोटिवेट हो और आगे भी इन्वेस्ट करते रहे। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है यहाँ पे ही नहीं, लाइफ में जब भी कंपनी की बात आएगी तो इस चीजों को याद किया जाएगा। तो आप लोग समझना, और एज पर एग्जामिनेशन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके बुक के हिसाब से बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं इसको पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखना, और कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।